नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की क्लास में। और आज हम जो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। और ये जो हमारी क्लास रहेगी ये हमारी बुक लैब असिस्टेंट वाली जो है उस पर बेस रहेगी, है ना। तो आप इस बुक को चाहें तो परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये ऑफलाइन भी सभी बुक डिपो पे अवेलेबल है। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो धरातल है या हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो धरातल है या जो पृथ्वी है, उसके अंदर या उसके ऊपर, है ना, या तो अंदर या बाहर सभी प्रकार की वे प्रक्रियाएं जो धरातल के स्वरूप में परिवर्तन करती हैं, जो धरातल के स्वरूप में परिवर्तन करती है, उन सभी को हम किस में शामिल करते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाओं में। ठीक है, अब ये जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हीं से स्थल रूपों का विकास होता है, उन्हीं से कई प्रकार की आकृति का विकास होता है। आकृति है, उसे बोल सकते हैं स्थल रूप, उसे क्या बोल सकते हैं? स्थल रूप। जैसे आपने भूकंप पढ़ा था, तो भूकंप में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भूकंप आता है तब भूकंप के कुछ परिणाम होते हैं। उन परिणामों में शामिल है कि रोडें उखड़ जाती हैं, है ना, या जो बिल्डिंगें होती हैं वो ढह जाती हैं। वैसा ही कुछ स्वरूप में परिवर्तन किससे आया? भूकंप से। और भूकंप क्या है? एक प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रिया है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये पृथ्वी की सतह के विभिन्न आकार हैं, है ना, जो इन्हीं प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं। अगर ये धरातल के अंदर है तो इन्हें बोलेंगे हम अंतर्जनिक, इन्हें क्या बोलेंगे? अंतर्जनिक, एंडोजेनेटिक। ठीक है, और यही अगर बाहर है तो इनको बोलेंगे एक्सोजेनिक। क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक। ठीक है, ये आंतरिक भाग से ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, यानी कि धरातल के अंदर कोई ऊर्जा है, कई प्रकार की क्या है? ऊर्जा। उसी ऊर्जा का जब प्रवाह हो रहा है, उस ऊर्जा से क्या हो रहा है? अंतर्जनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। और बाहर की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाहर के वायुमंडल से निर्धारित हो रही है। किससे निर्धारित हो रही है? वायुमंडल से। अब इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण हमारा जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी की सतह है, वो असमतल है। वो कैसी है? असमतल है। क्यों? क्योंकि जो अंतर्जनिक बल हैं ये भूपर पट्टी को ऊपर उठाते हैं, विकृत करते हैं और नए भूभाग बनाते हैं। यानी अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाहर इस धरातल को तोड़ के जब बाहर आती हैं, है ना, प्रोसेस होती है, तब ये भूपर पट्टी यानी ये जो परपट्टी है इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं, इसको विकृत कर देते हैं, यानी इसके जो मूल स्वरूप होता है उसको परिवर्तन कर देंगे, है ना, या नए भूभाग का निर्माण कर देंगे। वहीं जो बहिर्जनिक बल होते हैं, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे क्या होगा कि जो बाहर के जो उच्चावच है, जैसे ये धरातल है, धरातल के ऊपर एक पहाड़ बना हुआ है ना, अगर बाहर की कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो उस पहाड़ के स्वरूप को परिवर्तित कर सकती है। क्या कर सकती है? स्वरूप को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, इसी से क्या होता है? तल संतुलन होता है। क्या होता है? इसी से एक शब्द निकलता है, तल संतुलन। वो क्या होता है? जब अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है? हम आगे बढ़ेंगे। उससे उच्चावच को कम करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल रूप है, वैसे ही अगर इस स्थल रूप को वो समतल हो जाता है, अगर ये उबड़ खाबड़ स्थल रूप समतल हो जाता है तो उसका क्या हो रहा है? तल संतुलन हो रहा है। अब उसके बाद ये प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये जो प्रक्रियाएं हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की अभी बताया, एक एंडोजेनिक, एक एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक और ये और देते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब इन एंडोजेनिक जो प्रक्रियाएं होती है, जो अंतर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं मुख्यतः शामिल होती हैं। एक जिसे हम बोलते हैं पटल विरूपण, उसे क्या बोलते हैं? पटल विरूपण, या अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं डियास्ट्रोफिज्म। ठीक है, पटल विरूपण। इस पटल विरूपण का मतलब ये होता है कि जो धरातल का जो स्वरूप है ना, अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के कारण धरातल के स्वरूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम पटल विरूपण। इसके अंदर शामिल है पर्वत निर्माण, यानी अगर किसी स्थल रूप पे किसी पर्वत की उत्पत्ति हो रही है,
महाद्वीपीय उत्थान है ना, जो महाद्वीपीय भाग है उसका उत्थान हो रहा है, या भूकंप आ रहे हैं, भूकंप आने से स्थल रूप के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, या प्लेट विवर्तनिकी हो रहा है, यानी प्लेटें संचरण कर रही हैं। वहीं दूसरा होता है ज्वालामुखीता, है ना। ज्वालामुखीता होता है, आपने पीछे ज्वालामुखी पढ़ा था, तो ज्वालामुखी के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाएं, उनको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीता। तो इससे क्या होगा, ये भी किसमें शामिल है, अंतर्जनिक प्रक्रियाओं में। इन अंतर्जनिक प्रक्रियाओं से कई प्रकार के उच्चावचों का निर्माण होता है। कई प्रकार के क्या निर्माण होता है, उच्चावच, जिनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं लैंड फॉर्म्स या उच्चावच। ये उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है ना, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, जो सबसे बड़े हैं वो है महाद्वीप या महासागर, ये क्या है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, ये है पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गया, ये है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। फिर है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिनमें घाटियाँ, डेल्टा है ना, एस्कर, तटबंध, जलपात, प्रपात, ये क्या है सभी, ये लैंड फॉर्म्स हैं। हम आगे इन लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, ठीक है। फिर आती है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, ये होता है कि वो धरातल के अंदर। अब धरातल के बाहर है ना, धरातल के ऊपर जो प्रक्रिया हो रही है वो कौन सी है, बहिर्जनिक। और इन बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में शामिल है ये सभी, जिसमें सबसे पहला है अपक्षय, अपक्षय को बोलते हैं वेदनिंग। फिर है बृहद संचरण, जिसको बोलते हैं मास वेस्टिंग। फिर अपर्दन और निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन, ये हो गई बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। अब इन्हीं बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में से अगर हम शामिल करें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और बृहद संचरण, बृहद संचरण, इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ जिस शब्दावली का नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं अनाच्छादित। क्या बोलते हैं, अनाच्छादन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेनुडेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेनुडेशन। शब्द क्या है, अनाच्छादन। अनाच्छादन में क्या क्या प्रक्रिया शामिल है, अपक्षय, बृहद संचरण, अपर्दन और परिवहन। जो अगर अपर्दन है, अपर्दन के साथ क्या भी शामिल होगा, निक्षेपण। इनमें क्या अंतर है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अनाच्छादित प्रक्रियाएं। अब जब अपक्षय हो रहा है, अपक्षय कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होता है, अपर्दन कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होता है, और बृहद संचरण क्या होता है, इनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर इनके जो स्वरूप है, इन प्रक्रियाओं से निर्मित जो स्थल स्वरूप है, उनके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है अपर्दन या अपक्षय। सबसे पहले आता है अपक्षय, जिसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वायुमंडल के कारक हैं, है ना, वायुमंडल के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे तापमान हो गया, टेम्परेचर, जल यानी पानी जो है, वायु यानी एयर, या जैविक कारक जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वो सभी मिलके क्या करते हैं, शेल। शेल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, शेल क्या होती है, एक प्रकार की चट्टानें। अगर उन्हीं सभी चट्टानों में वायुमंडलीय कारक जैसे तापमान, जल, वायु या जैविक कारक, ये सभी मिलकर उस शेल का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, उस शेल को तोड़ते हैं। इस तोड़ने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होगा, या तो यांत्रिक की स्वरूप होगा या रासायनिक, मतलब या तो फिजिकल या केमिकल रूप से, यानी किसी केमिकल में रिएक्शन होगा तब टूटेंगी, या फिजिकली रूप से उनका विघटन होगा या अपघटन होगा, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये उसी स्थान पे होती है जहाँ पे चट्टान होती है। जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान के अंदर अगर कोई अपक्षय हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसी स्थान पे हो रहा है। उसको एक शब्द क्या देते हैं, स्वस्थान है। उसको क्या शब्द देते हैं, स्वस्थान है या इन सिटू, ठीक है। इनमें पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब एक ही जगह पर वो पदार्थ पड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं अपक्षय के प्रकार। जो वेदरिंग है उसके टाइप्स। वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, जो वेदरिंग होती है या जो अपक्षय होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। एक बार समझ लेते हैं। अपक्षय, अपक्षय हो गया 3 प्रकार का। इस अपक्षय में शामिल है, इसके बाद अपन को अपर्दन पढ़ना है, और अपर्दन के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, निक्षेपण। और इसके बाद एक टॉपिक और है, वो है बृहद संचरण।
ठीक है। अपक्षय 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? एक होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय मतलब किन्हीं भौतिक फैक्टर्स की वजह से, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से अगर अपक्षय हो रहा है तो वो क्या है? भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय अगर किन्हीं केमिकल्स की वजह से हो रहा है ना, किन्हीं रसायनों की वजह से हो रहा है तो वो क्या है? रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय कुछ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं? कुछ बैक्टीरिया या कुछ जीव अगर उनकी वजह से अपक्षय की प्रक्रिया हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? जैविक अपक्षय। ठीक है। तो सबसे पहले आता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या हो गया? केमिकल। कैसी प्रोसेस हो गई? केमिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है। इस केमिकल प्रोसेस में जो फैक्टर्स भाग लेंगे वो वही होंगे, टेम्परेचर है ना, वाटर और एयर। ये 3 मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो इसमें शामिल होंगे। सबसे पहला है विलयन। सबसे पहला क्या है? विलयन, जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। विलयन का सीधा मतलब होता है घुलना। विलयन का अर्थ क्या होता है? घुलना। इस विलयन की प्रक्रिया में जो शैल होती हैं, चट्टानें होंगी, उनके जो घुलनशील भाग होंगे वो किस में घुल जाएंगे? जल में। यानी कि मान लीजिए कोई चट्टान है, अगर उसके अंदर जल की उपस्थिति हुई, मान लीजिए वहाँ पे क्या आया? पानी आया। उस पानी के आने से अगर ये चट्टान अपने मूल स्वरूप से छोड़कर इस स्वरूप में आ जाती है, छोटे बड़े से किस में आ जाती है? छोटे में आ जाती है, तो क्या हुआ? कुछ जो एक्स्ट्रा भाग था वो क्या हो गया? जल में घुल गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? विलयन। फिर आता है कार्बोनेटीकरण, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं कार्बोनेशन, मतलब या इसको कार्बोनेशन भी लिख सकते हैं, है ना, देवनागरी में कार्बोनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। कार्बोनेटीकरण इसका मतलब होता है कि चट्टान या जो शैल है उसका कार्बन डाइऑक्साइड से साथ क्या हुई है? अभिक्रिया हुई है। जैसे इसमें जो जल था, इस जल की जगह इस चट्टान में क्या आ जाएगी? CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर चट्टान CO2 गैस के संपर्क में आने से उसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है या अपघटन हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोनेटीकरण। वहीं तीसरी आती है जलयोजन। क्या आती है? जलयोजन। अब अगर जल के जो अणु हैं, है ना, विलयन था, विलयन में तो क्या हो गया? वो चट्टान उस जल के अंदर घुल गई। एक होता है जलयोजन, हाइड्रेशन। तो जो जल के अणु होंगे वो उस चट्टान के अंदर ही समा जाएंगे। जैसे चट्टान है, इस चट्टान में अगर जल आया तो जल के अणु उस चट्टान के अंदर ही समा गए। फिर समय के साथ उसका क्या हुआ? अपघटन हुआ, यानी घुल नहीं रहे हैं, जल के कण उसी चट्टान के अंदर शामिल हो गए। उसको क्या बोलेंगे? जलयोजन। फिर होता है ऑक्सीकरण। जो CO2 थी, अगर उस CO2 की जगह मान लीजिए ऑक्सीजन आ गई, O2, और O2 ने शेल के साथ क्या किया? अभिक्रिया की, और उस अभिक्रिया से क्या हुआ? अपघटन हुआ, यानी उस सेल का क्या हुआ? वो सेल टूटी। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। फिर आती है न्यूनीकरण, है ना। एक में क्या था? चट्टान के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। न्यूनीकरण में होता है कि उसी चट्टान के अंदर, किसी चट्टान के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या हो गई? कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, और उसका क्या हो गया? अपघटन हो गया। तो ये होती हैं 5 प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं, जिनको क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्षय। उसके बाद आता है भौतिक अपक्षय, यानी फिजिकल वेदरिंग। मतलब उसमें जो तत्व शामिल हैं जिनकी वजह से अपघटन हो रहा है, उनको क्या है? कैसे फैक्टर्स हैं? वो फिजिकल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है तापीय विस्तार व संकुचन। सबसे पहला क्या है? तापीय विस्तार और संकुचन। जैसे एक चट्टान है, उस चट्टान जैसे हमें गर्मी लगती है ना, जब भी गर्मी लगती है तब हम क्या करते हैं? कपड़े कम पहनना पसंद करते हैं। गर्मी में क्या करते हैं? कपड़े कम पहनना पसंद करते हैं। वहीं अगर सर्दी लगती है तो कपड़े क्या करते हैं? ज़्यादा पहनते हैं। तो फ़र्क किसका है? टेम्परेचर का। यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी गर्मी होगी, तब हम खुला रहना महसूस करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंड हो रहा है। उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंड या खुला। ठीक है। वहीं अगर सर्दी होगी, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, जब टेम्परेचर कम होगा तो हम क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट, यानी बंद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? थोड़े बंद हो जाएंगे, यानी दबाव महसूस करेंगे। वैसे ही किसमें होता है? चट्टानों में होता है। जैसे एक चट्टान है, अगर उस चट्टान के ऊपर तापमान जो है वो गर्म तापमान उस चट्टान के ऊपर गिर रहा है, यानी सूर्य की ऊर्जा
ज़्यादा आ रही है ना। उस सूर्य की ऊर्जा के ज़्यादा आने के कारण वो जो चट्टान है उस चट्टान का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। यानी कि तापमान ज़्यादा होने पर चट्टान का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। वहीं अगर तापमान कम है, वहीं तापमान कैसा है, कम है, उस चट्टान पर तापमान कैसा लग रहा है, थोड़ा मतलब जो कंपेरेटिवली क्या है, ठंडा, तो वो क्या हो जाएगी, संकुचन हो जाएगी। यानी चट्टान को भी क्या लग रही है, ठंड। तो तापीय विस्तार और तापीय संकुचन। दूसरा होता है हिम का दबाव। यानी कि कोई किसी चट्टान के ऊपर, इसको उठा देते हैं, किसी चट्टान के ऊपर अगर हिम यानी क्या हो गया, फ्रोस्ट एक्शन, जैसे कि किसी चट्टान के ऊपर बर्फ के साथ अगर उसकी क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है ना। अगर उस चट्टान में बर्फ जम रही है और पिघल रही है, बर्फ जम रही है और पिघल रही है, उस हिम के दबाव के कारण हिम का जमना और पिघलना होता है, और उसके कारण उस चट्टान का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, उस चट्टान का अपघटन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हिम दबाव। उसके अलावा आता है लवण क्रिस्टलीकरण, मतलब साल्ट क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि उस चट्टान के अंदर जो लवण के कण हैं, यानी जो साल्ट है उसके क्रिस्टल्स, क्या बोलेंगे, साल्ट के तत्व अगर उस चट्टान के अंदर हैं तो उससे उस चट्टान पर अलग प्रकार का दबाव पड़ेगा। अगर वो तत्व नहीं है तो दबाव नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे लवण क्रिस्टलीकरण। फिर होता है अभारितकरण, मतलब किसी चट्टान के ऊपर दबाव, किसी चट्टान के ऊपर दबाव। जैसे इसमें हिम वाले में बर्फ थी, वैसे मान लीजिए किसी चट्टान के ऊपर कोई दूसरी चट्टान पड़ी है, तो वो चट्टान के ऊपर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। अगर वही चट्टान हटती है तो उस चट्टान के ऊपर भार नहीं रहेगा। तो किसी के ऊपर भार लगना और नहीं लगने से उसके मोमेंट में क्या हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभारितकरण या अनलोडीकरण, ऊपर वाले भार का हटना। ठीक है, ये हो गया हमारा भौतिक अपक्षय। उसके बाद आता है जैविक अपक्षय। उसके बाद क्या आता है, जैविक अपक्षय। केमिकल्स में, केमिकल वेदरिंग में केमिकल शामिल थे, फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फैक्टर्स शामिल थे। अब आती है हमारी बायोलॉजिकल, या जिसको क्या बोलेंगे, जैविक अपक्षय, है ना। जैविक अपक्षय के अंदर कुछ जीव या बैक्टीरिया, कुछ जीव या बैक्टीरिया चट्टान या शैल के अंदर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जड़ों का दबाव, है ना, जो जड़ है उस पर दबाव। जीव ये क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, किसी चट्टान में क्या कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं। जैसे चूहे होते हैं वो क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो किसी चट्टान के अंदर क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। या मानवीय क्रियाएं हो रही हैं, जैसे खनन हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, उससे भी क्या होता है, जैविक अपक्षय को मदद मिलती है। उसके बाद एक शब्द आता है, वो है अपशकलन। शब्द क्या आता है, अपशल्कन या एक्सफोलिएशन। इसको बोलते हैं कि जो शैल है उसकी जो बाहरी परत है उसका घुमावदार चट्टानों के रूप में उतरना। क्या बोलते हैं, जैसे ये चट्टान है ना, ये कोई चट्टान है, अगर इसके ऊपर से लेयर उतरती रहे, फिर ये लेयर आ गई, इसके अंदर का जो पदार्थ था वो ये हो गया, ये क्या हो गई, लेयर हो गई, ये क्या हो गया, अंदर का पदार्थ हो गया। तो इसको कैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे प्याज देखा होगा आपने, प्याज कैसा होता है, प्याज के ऊपर की एक परत हटती है, फिर दूसरी परत हटती है, फिर तीसरी परत हटती है। उसी प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हैं हम, उसको क्या बोल सकते हैं, अपशल्कन, यानी बाहरी परतों का धीरे धीरे उतरना। ठीक है, ये अभारितकरण से भी हो सकता है, तापीय संकुचन से भी हो सकता है ना। परिणाम क्या होगा इसका, गोलाकार और चिकनी सतहों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर आता है जो हमने अब अपक्षय पढ़ लिया, उस अपक्षय का पॉजिटिव साइंस क्या है या उसका महत्व क्या है, वो अपक्षय हमारे लिए क्यों जरूरी है। अपक्षय क्यों जरूरी है, एक तो जब अपक्षय होगा चट्टानें टूटेंगी तो मिट्टी बनती है या मृदा बनती है। उसके अलावा अपक्षय की प्रक्रिया अपर्दन को आसान बनाती है। अपर्दन क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, यानी अपक्षय की प्रक्रिया अपर्दन की प्रक्रिया को क्या करती है, सुगम बनाती है ना। छोटे छोटे टुकड़े से आसानी से क्या होते हैं, परिवहन योग्य हो जाते हैं। खनिजों के समृद्धिकरण में सहायक होती हैं, मूल्यवान खनिज बनते हैं। ठीक है, या वनस्पति का जो विकास होता है वो किससे होता है, इन्हीं चट्टानों और इन्हीं मिट्टी से होता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक वृहद संचलन। उसके बाद क्या टॉपिक आता है, वृहद संचलन। ठीक है, वृहद संचलन का मतलब होता है जो किसी एक स्थान पर
किसी एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शैल मलबे का ढाल के अनुरूप स्थानांतरण। जैसे एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी, ठीक है। अब इस पहाड़ी के टॉप पे एक चट्टान है, इस चट्टान का नाम है ए, है ना। और नीचे इस पूरी सतह पर जो बल लग रहा है वो है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये ए चट्टान धीरे धीरे इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ आ रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बृहद संचरण। क्या बोलते हैं? बृहद संचरण, ठीक है। इसमें जो अपर्दन के कारक हो गए जल, हवा, हिम, ये सीधे शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब ये जो वृहद संचरण है ये दो प्रकार के होते हैं, एक धीमी गति के भी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, है ना। धीमी, मध्यम और तीव्र। धीमी, मध्यम और तीव्र। जो धीमी गति के हैं उसमें है मृदा सर्पण, इसको बोलते हैं सोइल क्रीपिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोइल क्रीप। मृदा सर्पण, सर्पण क्या होता है? धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, बहुत धीमी गति होती है ना। यानी मिट्टी का धीरे धीरे नीचे की ओर आना, उसको बोलेंगे मृदा सर्पण। उसी तरीके से तुषार सर्पण। तुषार सर्पण मतलब तुषार को बोलते हैं हिम। तुषार का मतलब क्या हो गया? हिम। उस हिम का धीरे धीरे जमना और पिघलना, उस जमने पिघलने के कारण वो हिम क्या हो रहा है? नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉस्ट क्रीप या तुषार सर्पण। फिर मध्यम गति के जो वृहद संचरण हो गया उसमें क्या हो गया? मलबा बहाव, डेब्रिस फ्लो, मृदा बहाव, है ना। पहले में तो क्या हो गया? धीमी गति में हो गया क्रीप यानी सर्पण, मध्य गति में फ्लो, उससे थोड़ा सा तेज, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो। अगर मलबा है ना, पानी से भरा हुआ मलबा अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मलबा बहाव। अगर मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है उसको क्या बोलेंगे? मृदा बहाव। और अंग्रेजी में मृदा बहाव को बोलते हैं अर्थ फ्लो। कुछ अंग्रेजी की टर्म याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या हो सकता है कि जो इंग्लिश की टर्म हो उसको वैलिड मानते हैं और कभी हिंदी में उसका अगर ट्रांसलेशन सही नहीं हो तो उससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो मृदा बहाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थ फ्लो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि मृदा बहाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थ फ्लो। फिर आती है तीव्र गति से, है ना। फिर धीमी गति से क्या हो गया? क्लिपिंग, इसको क्या बोला? सर्पण। सर्पण से तेज क्या हो गया? फ्लो, बहाव। और बहाव से जब तीव्र होता है संचलन, क्या होता है? संचलन, इसको बोलते हैं मूवमेंट। इस संचलन में क्या क्या शामिल है? एक तो हो गया भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड। शैल या मलबा क्या हो गया? तीव्र गति से नीचे की तरफ आ गया, उसको क्या बोलेंगे? भूसंकलन। शैल पतन, खड़ी कोई चट्टान है वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिर जाए, उसको बोलेंगे शैल पतन। फिर होता है अवपात, है ना, घूमते हुए कोई शिलाखंड है वो नीचे की ओर आए, उसको क्या बोलेंगे? स्लंप या अवपात। ये हो गई तीव्र गति के वृहद संचलन। उसके बाद एक शब्द आता है भूसंकलन। उसके बाद क्या आता है? टॉपिक आता है भूसंकलन। अभी हमने देखा तीव्र गति में क्या होता है? भूसंकलन। लैंडस्लाइड, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि लैंडस्लाइड हो गई। क्या हो गया? लैंडस्लाइड हो गई, मतलब भूमि का ही नीचे की तरफ एक तीव्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तीव्र प्रक्रिया, अवगम्य यानी अवगम्य संचलन है, ठीक है। देख नहीं होगी, मतलब हम देखते हैं, हमारी आंखों से हम उसको देख पा रहे हैं। अधिकतर पदार्थ सूक्ष्म होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी एक चट्टान है, एक कोई पूरा स्थल रूप है, उस स्थल रूप में कोई एक चट्टान, उसका कोई एक भाग या पूरी चट्टान समय के साथ तीव्र प्रवाह में नीचे की ओर क्या करती है? प्रवाह करती है, उसको क्या बोलते हैं? भूसंकलन। भूसंकलन के कुछ प्रकार होंगे, टाइप्स। कितने प्रकार का भूसंकलन होगा, है ना? ये 4 प्रकार के हम भूसंकलन देखते हैं। सबसे पहला हो गया अवसर्पण। सबसे पहला क्या हो गया? अवसर्पण। थोड़ा चार्ज लगाया था, तो हम देख रहे थे भूसंकलन के प्रकार, है ना, लैंडस्लाइड के टाइप्स। तो सबसे पहला है अवसर्पण, इसको बोलेंगे स्लंप या स्लाइडिंग। मतलब शैल मलबे की एक या एक से अधिक इकाइयों का फिसलन, है ना। थोड़ा है कठिन है भाषा लिखी, लेकिन सरल तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई चट्टान है, उस चट्टान का एक भाग
या एक से कई थोड़ा ज़्यादा भाग, एक या एक से अधिक इकाई का फिसलन, वो नीचे की तरफ क्या हो रही है, सर्पण कर रही है, स्लंप हो रही है, धीरे धीरे आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, अवसर्पण। मलबा संकलन है ना, ढालों के पश्च आवर्तन के भाई मलबों का तीव्र लोटन, यानी अगर मलबा तीव्र गति से आ रहा है, मलबा यानी थोड़ा उसमें घात ज़्यादा है। शैल संकलन या ब्रंश के नीचे पृथक शैल का वृहद भाग का संकलन, यानी एक बड़ा शैल, उसको क्या बोलेंगे, शैल संकलन। या शैल पतन, यानी पूरी की पूरी अगर चट्टान नीचे की तरफ आ जाती है, क्या बोलेंगे, शैल पतन। ठीक है। अब इस भूसंकलन के कारण क्या क्या हैं, किन किन रीजन्स की वजह से जो लैंडस्लाइड है वो होती है, तो उसके कुछ प्राकृतिक रीजन्स भी हैं, कुछ मानवीय रीजन भी हैं। प्राकृतिक कारण कैसे, जैसे बहुत भारी वर्षा हो गई तो चट्टान कमजोर पड़ गई, भूकंप आया तो चट्टान कमजोर पड़ गई, तीव्र ढाल है तो चट्टान वहाँ पे ठहर नहीं पाएगी। शैल है उसकी दुर्बल संरचना, यानी वो जो शैल चट्टान पहले से है वो उसकी संरचना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कमजोर है। या वहाँ पे वनस्पति नहीं है, वनस्पति क्या करती है, वनस्पति अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो वनस्पति वहाँ पे जो शैल है, चट्टान है, उसको बांधे रखती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर खनन कर दिया, मानवीय कारण ने खनन कर दिया, निर्माण कार्य कर दिया, उन वनों को हमने काट दिया, वहाँ पे सड़कें बना दी, कुछ अवसंरचनाएं बना दी, तो उससे क्या हो सकता है, भूसंकलन आ सकता है। रीजन्स क्या क्या हैं भूसंकलन आने के, फिजिकल और मेन मेड। उसके बाद जो भारत में भूसंकलन है वो उसका जो सबसे प्रभावित एरिया है वो है हिमालय क्षेत्र। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में भूसंकलन सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में आता है, हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्या है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। उसके बाद पश्चिमी घाट और नीलगिरी का जो एरिया है वो भी इसके क्या है, संवेदनशील क्षेत्र है। रीजन क्या क्या हो गए, विवर्तनी की सक्रियता, यानी प्लेट्स की वजह से, तीव्र ढाल हो गई है ना, असंगठित शैलें यानी कमजोर शैलें, उसका क्या हो गया, रीजन हो गया। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अपर्दन और निक्षेपण। उसके बाद क्या आता है, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन निक्षेपण, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, अपर्दन का मतलब क्या होता है, कटाव। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। और अपर्दन के बाद जब निक्षेपण की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके बीच में एक प्रक्रिया आती है, वो है परिवहन। क्या होता है, परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, लेकर जाना। यहाँ पे परिवहन का मतलब क्या है, लेकर जाना। यानी कि जैसे एक चट्टान थी है ना, उस चट्टान का अपर्दन हुआ, यानी उस चट्टान का कटाव हुआ। अब वो कटाव कौन से फैक्टर्स की वजह से हुआ, उन फैक्टर्स में जो शामिल होते हैं वो होते हैं मुख्यतः 5 फैक्टर्स है ना। 5 तरीके के हम उन फैक्टर्स को देखते हैं, या उनको 4 कह सकते हैं है ना, 4 फैक्टर्स कह सकते हैं। सबसे पहला है वाटर या जल, इसको बोलते हैं हम नदी, रिवर या वाटर, ठीक है। दूसरा हमारा आता है हिमनद, हिमनद यानी ग्लेशियर। तीसरा आती है हवा, हवा यानी विंड, ठीक है। और चौथा उसी के अंदर हम देखते हैं रिवर और वाटर। वाटर के अंदर 2 चीज़ें शामिल हो गई है ना, एक तो सतह के ऊपर, एक सतह के नीचे। सतह के नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। और एक होता है समुद्री, एक क्या होता है, समुद्री इलाकों में, तो उसको क्या बोल सकते हैं, 4 फैक्टर्स बोल सकते हैं या 3 तरीके बोल सकते हैं ना, उसको जैसे भी हम जस्टिफाई करना चाहें, हम आगे इसको देखेंगे। तो अपर्दन का मतलब क्या हो गया, कटाव। उस कटाव को परिवहन के द्वारा क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और फिर जब लेके जाके उसका कहीं जमाव कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, मुख्यतः 2 अपर्दन और निक्षेपण, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो अपर्दन है, अपर्दन का मतलब क्या होता है, शैल मलबा, जो भी मलबा है उसको हटाना, उसको परिवहन करना और उसको घिसना। ये कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। ये कौन कौन करता है, हिमानी, हिमानी या हिमनद, भूमिगत जल, लहरें यानी समुद्र, वायु और नदियाँ। तो कुल हम इसको 5 भी कह सकते हैं है ना। कहीं कहीं जब जल को एक साथ कहते हैं तो भूमिगत जल और नदियों को एक साथ जोड़ देते हैं तो 4 भी हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि समुद्र भी एक प्रकार का क्या है, समुद्र में भी क्या है, जलीय है ना। तो लेकिन उसको हम कह सकते हैं 4 प्रकार मुख्यतः, या 5 भी कह सकते हैं। हमें क्या याद रखना है, हिमनद, भूमिगत जल, लहरें, वायु और नदियाँ, ये सभी क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं, ठीक है। और उन्हीं अपर्दन के बाद यही सभी क्या करते हैं,
निक्षेपण करते हैं। ठीक है, अपर्दन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से अपर्दन होता है? पहला होता है अपघर्षण। पहला क्या है? अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब होता है अपर्दन कारक जो अपने साथ ले गए चट्टानी मलबा, उसका धरातलीय शैलों के साथ क्या हो गया? घर्षण हो गया। उसका क्या हो गया? धरातल की शैल के साथ घर्षण, यानी ये धरातल की शैल हो गई, ये धरातल की शैल है। इसके ऊपर अपर्दन के कारकों ने कुछ पदार्थ उसका क्या किया? अपर्दन किया। जब ऊपर वाले पदार्थ और नीचे वाली शैलों का क्या हो रहा है? बीच में घर्षण हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपघर्षण। ठीक है, यानी ऊपर वाली शैल और धरातलीय शैलों का आपस में घर्षण। दूसरा होता है शनि घर्षण। शनि घर्षण बोलते हैं यही पदार्थ, जब ऊपर वाले पदार्थ हैं, यही पदार्थ जब आपस में प्रक्रियाएं करते हैं, यही पदार्थ क्या करते हैं? आपस में प्रक्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शनि घर्षण। तीसरा होता है जल दाब क्रिया, है ना? नदी के जल के अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों क्या हो गया? अपर्दन हो गया। पानी की क्या हो गई? ज़्यादा मात्रा से उनका आपस में अपर्दन हो गया। फिर होता है संक्षारण, है ना? जल के अगर कोई रासायनिक क्रिया हो गई, है ना, उससे क्या हो गया? अगर अपर्दन हो रहा है, जैसे जो हम ग्राउंड वाटर वाला देखेंगे अभी, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल से जो भी हम क्रियाएं पढ़ेंगे आगे, है ना, उन क्रियाओं से कुछ स्थल रूप बनते हैं। वो स्थल रूप कौन सी विधि से बन रहे हैं? संक्षारण से बन रहे हैं, है ना, काष्ठ प्रदेश। ठीक है। चौथा होता है अपवहन। अपवहन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाना, है ना, बालू मिट्टी का एक स्थान से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाना, तो किसका प्रकार है? अपर्दन की एक प्रक्रिया है। फिर है गुहिकायन, है ना, यानी जब नदी होती है, नदी में कुछ बहर उठी, नदी में कुछ लहरें उठी, उन तरंगों द्वारा तल में गहरे गड्ढों का निर्माण करना, उसको क्या बोलते हैं? गुहिकायन। चौथा आता है उत्पाटन। जब हिमनद होता है वो भारी शैलों को उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। अब ये सभी प्रक्रियाएं हम ऐसा हो सकता है कि जैसे आगे हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे नदी, तो नदी क्या अपर्दन क्या हो गया? निक्षेपण क्या हो गया? उस अपर्दन निक्षेपण से कौन कौन से स्थल रूप बन गए। अब उन स्थल रूपों को जब पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसमें गुहिकायन शब्द भी आएगा। जब हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें उत्पाटन शब्द भी आएगा। यहाँ पे ये विधियों के रूप में लिखा हुआ है, आगे चल के वो विशेषताओं के रूप में लिखा हो सकता है। फिर आता है जब अपर्दन हो जाता है ना, इन विधियों से अपर्दन हुआ, उस चट्टान का कटाव हो गया, उस कटाव के बाद उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे? या तो उस चट्टान को, उस पदार्थ को घोल लेंगे, घुल जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा, जल में घुल जाएंगे और फिर आगे प्रवाह करेंगे, या उनका निलंबन हो जाएगा, है ना, हवा में तैरते रहेंगे कुछ कण, या लुढ़क कर भारी कण होंगे या चट्टानें होंगी, वो क्या करेंगे? एक साथ लुढ़क के आगे एक तरफ जाएंगे, उसका क्या हो गया? परिवहन हो गया। और उसी परिवहन को जब हम जमा कर देंगे आगे जाके, उसी कटाव को आगे जाके हमने क्या किया? परिवहन किया। उसी परिवहन को कहीं जाके अगर हम जमाव करते हैं तो उस जमाव को हम बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है। उससे पहले अपर्दन के कारक कौन कौन से? वही हमने देखी, प्रवाहित जल यानी नदियाँ, हिमनद यानी ग्लेशियर, वायु, लहरें या समुद्री धाराएं, फिर भूमिगत जल। ये 5 प्रमुख फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से स्थल रूप बनते हैं। उसकी हम एक रूपरेखा भी तैयार करेंगे। फिर होता है निक्षेपण। निक्षेपण हमने देख लिया, यानी जब अपर्दन तेजी से अपर्दन हुआ, अपर्दन के बाद परिवहन हुआ। जब परिवहन करने की क्षमता नहीं रह जाती, जब परिवहन करने की क्षमता नहीं रह जाती, फिर उसका क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। वेग में कमी से किन किन कारणों से होता है? अगर ढाल में कमी हो गई, वेग में कमी हो गई या भार में वृद्धि हो गई, उससे क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक हो गया अपर्दन, एक हो गया परिवहन, एक हो गया निक्षेपण। अपर्दन को हमने क्या बोला? कटाव। निक्षेपण को क्या बोला? जमाव। ठीक है। किसी एक चट्टान का उन 5 तत्वों की वजह से कटना, क्या होना? उस चट्टान का अपनी मूल संरचना छोड़ के कटाव होना। उसी कटाव को जब यही 5 कारक आगे की ओर परिवहन करते हैं, क्या करते हैं? परिवहन करते हैं, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसको क्या बोला? परिवहन। और जब उसी परिवहन में जब परिवहन करने की क्षमता कम हो गई,
या जैसे मान लीजिए बाहर ज़्यादा हो गया है ना, या जिस ढलान से जा रहे थे वो ढलान कम हो गई तो मैदान आ गया, उस सभी स्थितियों में उसका हम कर देते हैं, उसका ये प्रक्रियाएँ क्या कर देती हैं, उन पदार्थों का जो कट गए कण हैं उनका कहीं पे जाके जमाव कर देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। और इन तीनों प्रक्रियाओं से मुख्यतः अपर्दन और निक्षेपण से, परिवहन तो एक इन दोनों को जोड़ने वाली प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रियाओं से कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्थल रूपों का, जिनको बोलते हैं लैंडफॉर्म्स मेड बाय दीज 5, यानी इन 5 के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बने उनके बारे में हम कब पढ़ेंगे, उनका जो चैप्टर है वो है 7 चैप्टर। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है अपर्दन और वृत्त संचरण में अंतर क्या है। जो वृत्त संचरण हो गया वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, कोई बाह्य कारक नहीं है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो गया। अपर्दन में क्या है, बाह्य कारक है, जैसे जल वायु हिम क्या है, बाह्य कारक है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है मृदा निर्माण। वो क्या है, मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन, उसको क्या बोलेंगे, सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण से क्या मतलब होता है, मृदा जो होती है वो हमारे उन्हीं चट्टान, जैसे एक चट्टान थी, उसी चट्टान का जब अपघटन हो गया या अपर्दन हो गया, उससे छोटे छोटे कण बन गए, उससे क्या बन गए, छोटे छोटे कण बन गए। उन्हीं कणों को हम क्या नाम देते हैं, मृदा। क्या नाम देते हैं, मृदा। तो जो सबसे पहले अपक्षय हमने पढ़ा था, किसी चट्टान का अपक्षय हुआ, उस अपक्षय के किससे शुरुआत हो गई, मृदा निर्माण की। फिर ये मृदा एक गतिशील माध्यम से, मृदा एक क्या है, गतिशील माध्यम है ना, जैसे रासायनिक तत्व, भौतिक, जैविक, इनके कारण इनका मृदा का निर्माण क्या करता रहता होता है, चलता रहता है। अब ये जो मृदा निर्माण हो रहा है, इस मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है जलवायु। जलवायु क्या करता है ना, जलवायु में क्या होता है, तापमान आती है, वर्षा आती है। अगर तापमान ज़्यादा है, कम है, तो उसकी निर्माण की प्रक्रिया पर फर्क पड़ता है। वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, कम है, तो मृदा निर्माण की दर निर्धारित होती है ना। रासायनिक अपक्षय कहाँ होगा, जहाँ पे धूप तेज होगी, है ना। शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, वहाँ पे जब हिम, यानी जो हमने पढ़ा था अपभारित वाला जो टॉपिक पढ़ा था, या हिमानी जो फैक्टर्स पढ़े थे, उसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है ठंडे इलाकों में। ठीक है, या मूल पदार्थ है। मूल पदार्थ क्या हो गया, वो चट्टान है, उस चट्टान अगर वो कमज़ोर है, तो वो चट्टान कमज़ोर है, उसकी संरचना कमज़ोर है, तो वो मिट्टी जल्दी बनेगी। शैलों का प्रकार, संरचना और खनिज। ठीक है, अवशिष्ट मृदा होती है ना, अपने अपक्षय से, उसी स्थान के अपक्षय से। परिवहनकृत मृदा क्या हो गई, कहीं से लाई हुई मृदा। फिर हो गई स्थलाकृति, उस चट्टान की हमने संरचना देख ली, उस चट्टान की संरचना के बाद वहाँ का जो स्थल रूप है, वहाँ का जो पूरा स्थल रूप है, वहाँ वो कैसा है भाई, ढाल कैसी है ना, मृदा की गहराई कैसी है, उसकी परिपक्वता कैसी है, मृदा मैच्योर हुई है या नहीं हुई है, कितना टाइम हुआ है उसको बने हुए। तीव्र ढाल है तो पतली मृदा होगी, अगर समतल भूमि है तो गहरी मृदा हमें वहाँ पे मिल सकती है। फिर जैविक क्रियाएँ, भाई वनस्पति से ह्यूमस निकला है ना, वनस्पति के जब वनस्पति का अपघटन हुआ, उस वनस्पति के अपघटन से उस मिट्टी की क्वालिटी में क्या हुआ, इन्हांसमेंट हुआ। तो वनस्पति कैसी है वहाँ पे, सूक्ष्म जीव कैसे हैं, वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं कैसी है, जीव जंतु कैसे हैं, केंचुए होते हैं, दीमक होते हैं, ये क्या करते हैं, मृदा को और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम, है ना, उसको हमने टाइम कितना दिया भाई, 2 दिन दिए, 10 दिन दिए, अरब वर्ष हो गए, खरब वर्ष हो गए, तो वो क्या हो गया, समय हो गया। उस समय से जो मृदा होती है उसकी परिपक्वता में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद आता है मृदा संस्तर। जो मृदा है, जो एक प्रोफाइल है पूरी, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं। इस मृदा की प्रोफाइल क्या होती है, ये हमारा स्थल रूप है टॉप, और ये हमारा केंद्र है ना। इस धरातल के सबसे ऊपर जो परत पाई जाती है वो है ओ परत। क्या होती है, ओ संस्तर। जैसे हम देखते हैं गार्डन में गए तो गार्डन क्या होती है, घास होती है, क्या होती है, घास होती है। उसी घास के जस्ट नीचे की जो मृदा होती है ना, उस घास को हम उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसमें हम देखेंगे तो कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होगी, ओ संस्तर, है ना। मिट्टी के जस्ट, घास के जस्ट नीचे वाली परत क्या होगी, ओ संस्तर। जब हम उसको थोड़ा खोदेंगे, है ना, जब हम उसको थोड़ा खोदेंगे तो हो जाएगा ए संस्तर, यानी टॉप साइड। उस
घास से जुड़ी हुई मिट्टी की नीचे वाली परत, वो हो गई ए परत, ये वाली, है ना। इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, जैव पदार्थ भी होते हैं क्योंकि ऊपरी परत है। जैसे हम थोड़ा नीचे जाएंगे, ई परत पे जाएंगे, उसके बाद ई परत, उसमें क्या हो जाएगी, रेत ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा हम नीचे खोदेंगे तो थोड़ी रेत मिलेगी, है ना, सिल्ट मिलेगा, उनकी लेयर होगी। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो, सबसे नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 20 स्तर, उसमें खनिज मिलेंगे अपन को। फिर और नीचे जाएंगे तो कुछ चट्टानें मिलेंगी, चट्टानों के और नीचे जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, बेस सॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा, बेस सॉइल, बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी। ये होता है मृदा का संस्तर, मृदा की परतें। ये आपको सीक्वेंस याद रखना, ओ ए ई बी सी आर, सबसे पहले ओ, फिर ए, फिर ई, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्या होता है, जो टॉपिक है वो क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। यानी हमारा जो 6th चैप्टर था जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वो हमारा क्या होता है, खत्म होता है। अब इसके बाद जो 7वां चैप्टर है वो उसी 6th चैप्टर से जुड़ा हुआ है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सभी जो हमने 5 प्रक्रियाएं देखी, उन 5 प्रक्रिया से पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।